नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। पॉलिटी का जुडिशरी वाला चैप्टर आया था, इसके बाद बायो का। आज आप लोग के आगे वायरस डिस्कस करते हैं, बहुत ही कॉमन शब्द है। इसके बाद फिर मैं पॉलिटी का ही वो जुडिशरी को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा। जुडिशरी में 2 से 3 क्लासें लग सकती हैं एक्चुअली, और पेशेंस बनाए रखिए आप लोग। जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि पॉलिटी ख़त्म हो, क्योंकि हमें हड़बड़ी में ना इसका एंड में कुछ छोड़ना नहीं है। हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमसे कुछ छूट जाए, ठीक है। एक विधिवत रूप से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो कम से कम ये ब्लेम तो ना रहे कि इसमें से ये चीज़ छूट गई। आज इसी हड़बड़ी में ना चश्मा भी भूल गया मैं। तो चलिए विषाणु करते हैं। बायो का 5th चैप्टर आपके लोगों के सामने है। ये वो टॉपिक है जिसपे से कि बैक्टीरिया के साथ लिंक्ड होकर क्वेश्चन आते हैं। और आजकल की जो सिनेरियो है, मैंने जो आप लोगों को पहले भी बताया था कि आजकल डिजीज़ रिलेटेड चीज़ें बहुत आती हैं और वायरस को हम बुरे चीज़ों में ही ज़्यादा याद करते हैं ना, ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कई प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है या निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं बहुत कट टू कट एग्जाम के ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। और जल्दी आजकल में आप लोगों के सामने साइंस का पहला टेस्ट भी आएगा और उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले वायरस क्या है। ये वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन, जहर। वायरस एक लातिनी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जहर, पॉइजन, ठीक है। और इसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। सबसे पहले 1892 में रशिया के एक वैज्ञानिक इवानोस्की ने, रूस के एक वैज्ञानिक इवानोस्की ने तंबाकू के पत्तों पे अध्ययन करते, तंबाकू के पत्तों पे जो मोज़ेक नाम की बीमारी होती है, मोज़ेक सरसों के पत्तों पे भी होती है ना, सरसों का जो पौधा होता है उसमें भी मोज़ेक नाम की बीमारी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उनको इसके बारे में पता लगा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन यहीं से खड़ा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन शुरू, हर लाइन में क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल, अब इसकी क्वालिटी मैंने बता दी, करेक्टरिस्टिक्स बता दी। अति सूक्ष्म है, परजीवी है, नॉन सेलुलर है। अब ये क्या है? अति सूक्ष्म, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा है, परजीवी, पैरासाइट फैमिली से लगभग रिजेंबल्स करता है, एसोसिएट करता है। एक्चुअली इसमें ना लिविंग और नॉन लिविंग दोनों गुण हैं। ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में क्या रहेगा ये। जब ये लिविंग सेल के साथ अट्रैक्ट होता है, के साथ अपने इंटरमिंगल करता है, तो ये एक लिविंग बॉडी की तरह, लिविंग ऑब्जेक्ट बॉडी की तरह बिहेव करता है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। और जब ये नॉन लिविंग, मतलब कि निर्जीव चीज़ों के सेल के टच में रहता है, तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही अनोखा टाइप का ये सूक्ष्मजीवी है। पैरासाइट, परजीवी फैमिली से बिलोंग करता है। और नॉन सेलुलर, मतलब कि अकोशीय क्षेत्र में आता है। और ये किससे बना हुआ है? ये कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियो प्रोटीन, जैसे आरएनए, डीएनए, ठीक है ना, आरएनए से या डीएनए से। अब मैंने जैसे बताया, विषाणु एक्टिव शरीर, मतलब एक्टिव सेल या सजीव सेल के कांटेक्ट में जैसे ही आता है वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। अदरवाइज ये बिल्कुल ऐसे पड़ा रहता है, निर्जीव बन के पड़ा रहता है और एक क्रिस्टल की अवस्था में, एक क्रिस्टल की फॉर्म में ये पड़ा रहता है। जैसे ही एक लिविंग सेल के टच में आता है, एक सजीव कोशिका के टच में आता है, ये अपनी एक्टिविटी इंप्रूव कर देता है और फिर अपने सजीव चरित्र को दर्शाने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विषाणु जो है जब सजीव शरीर या अर्थात कोशिका के संपर्क में आता है तभी जाके सजीव होता है, अदरवाइज वो कुछ हार्मफुल नहीं होता। ये सबके लिए हार्मफुल ही नहीं होता। एक लिमिटेड स्पीसीज़ को ही ये अटैक करता है, लिमिटेड स्पीसीज़ के ऊपर इसके ऑपरेशनल बिहेवियर्स होते हैं। जब ये सजीव सेल के टच में आता है तभी हमें इसी ग्राम कहानी पढ़नी है, क्योंकि जब तक ये निर्जीव के टच में रहेगा तब तक ये ठंडा ही है, कुछ नहीं काम इसका। तो क्या क्या करता है ये प्रजनन करने लगता है ना, ये अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, प्रजनन करता है। इसके शरीर में आरएनए और डीएनए पाया जाता है। देखिए, वायरस कई प्रकार के होते हैं, बहुत ही प्रकार के होते हैं, और उनको बांटा जाता है उनके होस्ट के आधार पे कि उन वायरस को कौन होस्ट कर रहा है, उन वायरस का मेजबान कौन है, होस्ट करने वाला कौन है ना। मुख्य रूप से 3 भागों में मैंने बांट दिया और इसमें दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के, हजारों प्रकार के वायरस हैं, जितने कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते हैं अभी तक। तो देखिए,
ये वायरस बेसिकली प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से, जो कि डीएनए आरएनए हैं। कुछ वायरस में आरएनए होता है, कुछ वायरस में डीएनए होता है, लेकिन एक ही वायरस में आरएनए और डीएनए कभी भी नहीं होगा। वायरस में, किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए कभी भी नहीं होता, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। और जब ये एक्टिव बॉडी के टच में आते हैं तो अपना कारनामा करते हैं, तो ये किंग बन जाते हैं, है ना। ये इन्फेक्शन डेवलप करते हैं, ये हमारी बॉडी में या किसी भी जंतु, जीव जंतु में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको, उसमें इन्फेक्शन पैदा करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जब ये विषाणु सजीव होते हैं तो इनके स्ट्रक्चर काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, काफ़ी मतलब कि विविधतापूर्ण हो जाते हैं। ये एक एक्टिव सेल की तरह बिहेव करने लगते हैं, रोग फैलाने लगते हैं, ठीक है। आरएनए डीएनए पूरी तरह से एक्टिवेट रहता है। और अगर जब ये नॉन लिविंग टच में रहते हैं तो ये किसी भी प्रकार से एक एक्टिव नहीं रहते हैं और एक क्रिस्टल के फॉर्म में पड़े रहते हैं। एक मोटी मोटी साधारण सी भाषा में बता दिया आपको। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है। जो वायरस होता है उसको चारों ओर से एक प्रोटीन के कोट की तरह, प्रोटीन की एक पेटी इसको ढक के रखती है, जिसको कब्सिड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोटीन फ्रेम भी बोलते हैं उसको, कब्सिड। कब्सिड प्रोटीन ये एक प्रकार से आउटर कवरिंग है जिसके अंदर वो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस का, ठीक है। वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गई। अब मैंने बताया था कि वायरस बहुत प्रकार के हैं। मुख्य रूप से वायरस को हम होस्ट के आधार पर कि कौन किस वायरस को लेके जा रहा है उसको 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं, पृथकीकरण कर देते हैं। पहला है पादप विषाणु, प्लांट वायरस। वो वायरस जो जिसके होस्ट प्लांट्स होते हैं ना, इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है। प्लांट वायरस में क्या होता है, प्लांट वायरस किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है। आरएनए न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। प्लांट वायरस किससे बना होता है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। एनिमल वायरस, जंतु विषाणु किससे बना होता है, आरएनए से बना होगा या डीएनए से बना होगा, लेकिन दोनों से इकट्ठा नहीं बना होगा। जैसे मैंने बताया कि प्लांट वाले का एग्जाम्पल मोज़ेक वायरस बड़ा फेमस है, बहुत सारे पौधों की बीमारियों का कारण होता है ये मोज़ेक वायरस, ठीक है। इसी की जांच यही पता लगा था सबसे पहले। दूसरा जंतु, जीव जंतु, फ्लू, मम्स चालू हो गए। ये कुत्ते वैसे यूट्यूब पे जितना मैं चर्चित हूँ उससे ज़्यादा ये कुत्ते चर्चित हो गए। चलिए अपना अपना भाग गया। जो जंतु हैं उसके कुछ एग्जांपल जो वायरस वाले हैं बता दूं। फ्लू, इन्फ्लुएंजा जो अधिक ना हर मानसून के सीजन में बोलते जी वायरल हो गया है, वायरल फीवर हो गया है। वो क्या, ये इसी इन्फ्लुएंजा की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत कम है मम्स, जो हाथ पे चकत्ते निकल जाते हैं, शरीर पे स्किन पे जो बम्स निकल जाते हैं, है ना, उसको मम्स बोलते हैं। उसके बाद जीवाणु भोजी विषाणु, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है ये डीएनए से निर्मित होता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड से निर्मित होता है। और ये एक बहुत पॉजिटिव रूप में भी काम करता है। ये काई को क्लीन करता है, एल्गी को, काई को क्लीन करने में काम आता है, पानी को क्लीन करने में काम आता है। और ये पूर्ण रूप से डीएनए के ऊपर ही आश्रित होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, डीएनए के ऊपर आश्रित होता है। और ये अन्य वायरस को नष्ट भी करता है, अन्य वायरस को नष्ट भी कर सकता है। तो ये क्वालिटीज़ आप लोगों को आनी चाहिए बेसिक, ठीक है। अन्य वायरस को नष्ट भी कर सकता है, पूर्ण रूप से अपने सर्वाइवल के लिए डीएनए पे डिपेंड होता है। और उसके बाद ये एल्गी को क्लीन करता है, काई को, नील हरित शैवाल को क्लीन करता है, वाटर को क्लीन करता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ गए आप। इन 3 हिस्सों मैंने बांट दिया। अब अगर देखिए जब मेन जो हिस्सा है ना, जो क्वेश्चन पुटअप होने वाला वो क्वेश्चन पुटअप होता है वायरस रिलेटेड डिजीजेज से, ठीक है। वायरस रिलेटेड डिजीजेज आपकी बुक में भी प्लांट्स की भी बहुत सारी होंगी, लेकिन मैंने प्लांट्स वाला छोड़ दिया है क्योंकि प्लांट्स वाले से बहुत कम क्वेश्चन उठे हुए हैं। प्लांट वाले को मैं ना जब क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा उसमें प्लांट वाले जो वायरस की डिजीज़ है वो ऐड कर दूंगा। मैंने अभी यहाँ डिस्कशन किया है इम्पॉर्टेंट जो अपनी ह्यूमंस को जो बीमारियाँ होती हैं वो वायरस से कौन कौन सी होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन आ गए एड्स। तो सबसे पहले मैंने कुछ बीमारियों के नाम लिख दिए, पहले बता दूँ, जो कि वायरसेस से होते हैं, और उसके नीचे मैंने उनके वायरस के नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको एटलीस्ट आना चाहिए, एटलीस्ट ये 8-10 तो आनी चाहिए आपको। इनमें से पेपर में से क्वेश्चन बन जाएगा आपको, नहीं तो आप एलिमिनेट तो कर ही दोगे कम से कम। जैसे पहला है एड्स।
एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बताने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ये एक HIV वायरस होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस नाम से होता है। जब ये वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है तो ही कुछ समय के बाद व्यक्ति का जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम होता है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ, वाइट ब्लड सेल्स ड्रास्टिकली डिक्रीज होती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं वही रोगों से लड़ती हैं और एड्स नामक बीमारी होते ही वो गिर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हमारे शरीर में उनकी संख्या अचानक से कम हो जाती है, जिसके कारण हम छोटी से छोटी बीमारी को भी ठीक नहीं कर पाते हैं और अंत में मृत्यु हो जाती है। एड्स में ये लगा लीजिए कि 80% जो पेशेंट हैं वो खांसी से मर जाते हैं। अगर आपको खांसी हो गया ना तो वो भी ठीक नहीं होगा, TB बन जाता है वो। ठीक है, एड्स क्लियर हो गया। एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। अगला है हाइड्रोफोबिया। क्या है हाइड्रोफोबिया? क्या है हाइड्रोफोबिया? जिसने मेरी डिजीज़ वाली वीडियो देखी होंगे ना तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। हाइड्रोफोबिया एक लक्षण होता है जिसे मतलब पानी से डर लगना। ये होता है रैबीज़ में। किस में होता है? रैबीज़ में भी होता है। तो हाइड्रोफोबिया एक वायरस था फैब्डो वायरस से। किस वायरस के कारण होता है हाइड्रोफोबिया? फैब्डो वायरस से होता है। इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। किससे डर लगने लगता है? पानी से डर लगने लगता है। और रैबीज़ नाम की बीमारी भी वायरस से होती है, जिसमें भी कि जो कि कुत्ते और बंदर के काटने से फैलता है और एक बार इसका टीकाकरण उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति 100% रैबीज़ से बच सकता है अगर उसे टीका लग जाए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रैबीज़ हो गया तो वो 100% मरेगा, है ना, कोई चांस नहीं है फिर, ये ध्यान रखना। और हाइड्रोफोबिया जो है पानी से डर है, वो रैबीज़ का अंतिम लक्षण होता है। इसमें अंत समय में आदमी पानी से डरने लगता है। ठीक हो गया। तो ये वायरस से होने वाली डिजीज है। फिर मम्स, जो चकत्ते निकल जाते हैं हमारे शरीर पे, है ना, जो हिस्टामाइंस जनरेट होने लगते हैं ज़्यादा, तो चकत्ते निकल जाते हैं हमारे शरीर पे। ठीक है, वो किससे बनते हैं? किस वायरस के कारण बनते हैं? पैरामैक्सो वायरस। अगर इस पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ से देख लो आप, है ना। पोलियो वायरस, पोलियो से पता है, पोलियो हमारा होता है जो बीमारी है, इसमें शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है जो कि पोलियो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मिसल्स, खसरा, बच्चों में होता है। आपको पता है ना, दुनिया के कई सारे देश मिसल्स से फ्री हो गए पिछले साल। अमेरिका, ब्राज़ील, कई सारे देश खसरे से मुक्त हो चुके हैं। पूरे शरीर पे ना रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, मीजल्स, ये किससे होता है? मीजल वायरस से। खसरा वायरस, मीजल्स वायरस उस वायरस का नाम है। अगली बीमारी है स्मॉल पॉक्स। क्या है? स्मॉल पॉक्स। ये किस वायरस होता है? वेरी ओल्ड विषाणु मतलब वायरस मतलब विषाणु। ठीक है, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक जो है किससे हो गया आपका? वेरी ओल्ड वायरस। फिर अपना फ्लू आ गया। किससे हो गया फ्लू? माइसो वायरस। नेक्स्ट ट्रैकोमा का मुझे वायरस याद नहीं आ रहा था क्या है ट्रैकोमा, लेकिन ना आंखों की एक डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा तो हमारी छाती में पूरा हमारा इम्यून सिस्टम हिलाता है, मम्स में भी इम्यून सिस्टम हिलाता है, वायरस में भी, पोलियो में भी हमारा इम्यून सिस्टम हिलाता है, मीसल्स में भी हमारा इम्यून सिस्टम हिलाता है, इन्फ्लुएंजा में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े वफड़े सब दिक्कत करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है एंसेफ्लाइटिस। ये होता है हर्पस सिम्प्लेक्स नामक वायरस से, बहुत डेंजरस वायरस है। एंसेफ्लाइटिस होता है, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिसे दिमागी बुखार, मस्तिष्क बुखार भी कहते हैं। गोरखपुर में काफ़ी ज़्यादा होता था ये। ठीक है, इसके अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो इम्यून सिस्टम ही डैमेज होता है, लेकिन इसमें जो सबसे पहले बच्चे का जो अंग प्रभावित होता है वो मस्तिष्क प्रभावित होता है। उसके बाद आगे हर्प्स नामक बीमारी, और किससे फैलती है? हर्प्स सिम्प्लेक्स से ही फैलती है। किससे फैलती है? हर्प्स सिम्प्लेक्स। ये भी स्किन डिसऑर्डर है, त्वचा संबंधी रोग है। लास्ट है चिकन पॉक्स, पता है आपको, रुबेला वायरस। कि कौन सा? रुबेला वायरस। इसके अलावा भी कई सारे वायरस हैं जो कि मैंने लिखे नहीं, जैसे भी जो अपना मच्छर फैलाता है, डेंगू, मौसम आ गया ना, ये देख लो कहाँ क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है, आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ये जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, इस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। एक बात, एंटीबायोटिक हमेशा काम करती है बैक्टीरिया पे, याद रखिएगा। इन बीमारियों के इलाज में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। और हम बोलते हैं फ्लू वगैरह, देखिए हमारा शरीर एक नंबर का जोरदार है। हमारे शरीर में एक बार जो इन्फेक्शन आ गया, हमारा शरीर उससे लड़ने की शक्ति बना लेता है, लेकिन फिर भी कई सारी बीमारियां जो बार बार हो जाती हैं। बिकॉज क्या मैंने बताया था ना कि इन वायरस में क्वालिटी होती है, ये अपना चरित्र बदल के आते हैं, बार बार अपना चरित्र बदल के आते हैं। इस कारण से हर साल हमको फ्लू होता है। हम लोग हर साल फ्लू से ठीक होते हैं, उस हिसाब से हमारे तो फ्लू की
के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बन जानी चाहिए, लेकिन फिर हर साल हमको फ्लू हो जाता है। बिकॉज हमको फ्लू क्यों हो जाता है? क्योंकि वायरस जो होता है वो अपना थोड़ा सा चरित्र, स्टेन बोलते हैं उसको, अपना स्टेन चेंज करके आता है, और जैसे स्टेन चेंज करके आएगा वो फिर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर देगा। ठीक है, तो जब भी इन जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको अपने ना चरित्र में बदलाव करने की बहुत अच्छी महारत होती है। इसी कारण से ये बार बार हमारी बॉडी पे साइमल्टेनियसली अटैक करते रहते हैं। नहीं तो एक बार अगर कोई बीमारी हम पे अटैक करती है तो उससे लड़ने की शक्ति हमको बन जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई। और जैसे मैं डेंगू ही बता दूं, जो डेंगू की बीमारी चलती है इस समय भी चल रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये एक ही मच्छर से होती है। मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टाई। क्या नाम है? एडीज एजिप्टाई का एक मादा मच्छर होता है जो कि साफ पानी में पैदा होता है। उससे 4 तरह के वायरस होते हैं। हाँ, इस मादा मच्छर से 4 प्रकार के वायरस होते हैं, इसीलिए डेंगू 4 प्रकार का होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को आदर्श रूप से एक जीवन में मैक्सिमम 4 बार ही डेंगू हो सकता है, क्योंकि वो 4 प्रकार के वायरस हैं। एक प्रकार के वायरस ने अटैक किया तो नेक्स्ट टाइम से उस वायरस का कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे लड़ने की शक्ति हमने बना ली। तो डेंगू होता है आपके एडीज एजिप्टाई मच्छर से, उसके द्वारा निकलने वाले 4 अलग अलग प्रकार के वायरस से। ठीक है, इसके लक्षण मैंने आपको बता दिए थे, प्लेटलेट्स वगैरह ब्रेक डाउन हो जाती है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है ना। और ये तो काफ़ी कॉमन भी हो गया, और इस पर डेंगू के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। इसमें हमारी प्लेटलेट्स ब्रेक होती हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। इसी की तरह एक चिकनगुनिया नामक रोग है, वो भी वायरस से होता है, उसी एडीज एजिप्टाई मच्छर के द्वारा, जिसमें कि आदमी को ना जॉइंट फीवर होता है, मतलब कि पूरे जॉइंट पेन के साथ फीवर होता है, हड्डी तोड़ बुखार जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह येलो फीवर, वो भी एडीज एजिप्टाई मच्छर के वायरस से ही होता है। हाँ, तो ये 2-3 बीमारियाँ और आ गई। देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, ये 2 टॉपिक जो हैं वो उसको हमें ना एग्ज़ाम में डिजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर करना है। खोज वोज किसने की, ये सब करके, ये सब के बारे में एक ओवरव्यू देख के और फिर इसको डिजीज़ के साथ रिलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वायरस मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसकी एप्लीकेशन डिस्कस किया कीजिए। एप्लीकेशन डिस्कस होंगी क्वेश्चन पेपर में। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि जो बायो का टेस्ट हो उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन मैं दूँ, और वो क्वेश्चन वही मैं रखने जाऊँगा जो कि मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किए होंगे, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और जो पेपर में आते हों। तो आप लोग, मेरी साइंस की अगली यूनिट में मिलेगा बैक्टीरिया, और पॉलिटी की अगली यूनिट में मिलेगा जुडिशरी, जिसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट के कार्य करेंगे और हाई कोर्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक मौज करिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।